रेट कर दीजिएगा, हार्ट साइन दे दीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मतलब जो जो रिएक्शन है सब दे दीजिए, तब हम उनको बुलाएंगे। नहीं तो ऐसे आने वाला नहीं है। एक बार जबरदस्त क्लैप कर लीजिए अपने लिए और हेल्प मी वेलकम आवर सीनियर वेलनेस कोच पंकज सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सुजय सर, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। जबरदस्त तरीके से आपने आज सुबह की शुरुआत की है और गर्म जोश के साथ मुझे यहाँ पे बोलने के लिए इनवाइट किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, क्योंकि जिनके ना रहने पे शायद मैं नहीं रहता, मैं क्यों ये प्रोग्राम नहीं रहता, हमारे सर और मैम। और 2 दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा का हमने मतलब कल ही परसों गुरु पूर्णिमा था, तो उनके लिए एक लाइन कह के फिर मैं आज अपना टॉपिक शुरू करूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि खैर अभी भाषा कम है, अभी मैं टॉपिक पे आना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लूं, और थैंक यू सुजय सर कि आपने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। अभी मुझे सीधे मुद्दे पे जाना चाहिए, लेकिन आपके कहने के बाद भी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अभी नींद से जागे नहीं है। वीडियो तो ऑन है लेकिन पंखा दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, खिड़की दिख रहा है, तो आप लोग किधर हैं? तो काइंडली आप अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि आपका समय कीमती है और आपके हर मिनट को मैं वैल्यू देना चाहता हूं कि वो समय नष्ट ना हो। और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिलेगा वो मैंने यहीं से सीखी है, और अभी मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो आपके पास पेन, आपके पास नोटबुक और आपके पास ब्रेन, तीनों का कॉम्बिनेशन होना बेहद जरूरी है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम पंकज। हाय पंकज सर। तो आज का टॉपिक जैसे कि शीर्षक आपको मिला होगा 3D। 3D कोई मूवी नहीं, कोई पिक्चर नहीं, 3 डायमेंशन कोई मॉडल नहीं। 3D क्या है, ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको अवलोकन कराऊंगा। और टॉपिक पे मैं जाता हूँ। स्क्रीन मेरा विजिबल है, एक बार कोई भी बता दीजिए। यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो 3D क्या है? ये 3D देखिए, 3D के बारे में बारी बारी मैं उस तह तक जाऊंगा, उस चीजों को तोड़ूंगा और आपके पास चीजों को बहुत आसानी तरीके से मैं इसको समझाना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि ऐसे हमारी जिंदगी के साथ ये जुड़ा हुआ है। और समय रहते अगर हम इस चीज को अच्छे से समझें तो आकस्मिक मौत से अपने आप को, अपने परिवार को बहुत हद तक हम लोग बचा पाएंगे। इसके ऊपर आज का टॉपिक है। तो कितना सीरियस होना चाहिए ये और बताने की जरूरत है नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रेन, कम वजन वाले बच्चों की संख्या 5 वर्ष से जिनकी आयु कम है वो 42% है जो अंडरवेट है भारत में। और वर्तमान যে এট প্রেজেন্ট কারেন্ট ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট 1000-এর মধ্যে 1000-এর মধ্যে 47 মর্টালিটি রেট আছে বাচ্চাদের, মানে কি বার্থের পরে তারা মারা যায়। আর মায়েদের, যে মা বাচ্চাদের জন্ম দেয় তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি 1 লাখের মধ্যে 212 হচ্ছে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট, ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। আর 2070 বাকি যা যা এখানে রেশিও আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। নিচেরটা একটু পয়েন্ট করে বলে দিই, তারপরে নেক্সট স্লাইডে যাব। राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडी जिसे हम लोग कहते हैं। নন কমিউনিকেবল মানে যেটা কারো টাচ করলে পরে যেগুলো হয় না, সেগুলো কি কি আছে, যেটা অনেক বাজেভাবে বেড়ে চলেছে। 2011-তে ওটা ছিল মিলিয়নস 61, আর প্রজেকশন হয়েছে কি 2030 পর্যন্ত এটা 101 ইন মিলিয়নস। হাইপারটেনশন 130, 2030 এটা প্রি অ্যাজিউম 240। टोबैको डेथ एटा इन मिलियंस, माने कि लाखों में, करोड़ों में इसकी गिनती आप मत समझिए, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। टोबैको डेथ और सीबीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो डेथ, हार्ट अटैक या जो भी कहिए, इसका भी रेशियो लगभग सब देखिए 2011 में जो था 2030 आते आते शायद वो डबल से ज्यादा का आंकड़ा पार करने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमें जानना चाहिए ये चीजें क्या, क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जो कारण है इसका, ये पहला डी क्या है 3D का पहला डी फॉर डिप्लेशन, अवक्षय एंड रिक्तीकरण, मतलब मैं इसे बांग्ला भी है, इसमें हिंदी भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे है मैं इसको। और दूसरा डी क्या है, डेफिशिएंसी, मतलब कमी, स्वल्पता। और तीसरा डी क्या है,
कर्महीनता, जो कमी, डिसफंक्शन, ये तीनों डी आपको समझ में आ गया। डिसफंक्शन, डेफिशिएंसी, डिप्लेशन। पहला होगा डिप्लेशन, दूसरा हो गया डेफिशिएंसी, तीसरा हो गया डिसफंक्शन। ये है आज 3D का टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्लेशन क्या है? डिप्लेशन इन डाइट, एक्चुअली व्हाट इज न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, इसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पोषक तत्वों की कमी क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगा। यदि आप संपूर्ण खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार खाते हैं, जो आपके शरीर को विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, तो आपको पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। ओके, हालांकि यदि आप विभिन्न प्रकार के ताजे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, या आमतौर पर अत्यधिक जो प्रोसेस्ड फूड है उसको खाते हैं, तो संभवतः आप अपने शरीर को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। ओके, इसके अलावा भले ही आप विभिन्न प्रकार के संपूर्ण खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, लेकिन उसमें आपका मतलब कैलोरी इंटेक प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी आपको एडिक्वेट पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा क्या हो गया, अपने पूरे जीवन काल में आप अपने शरीर द्वारा सबसे अधिक आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों को संसाधित करने, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और बनाए रखने के लिए हानिकारक परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। जब आपको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो आप उनको इफेक्टिव तरीके से एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो बॉडी को नहीं मिले तो इससे आपको क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी का अनुभव हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन। इसके बाद हम लोग जानेंगे डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। यहाँ पे डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो पोषण संबंधी कमी, पुष्टि रिलेटेड जेगलो अभाव देखा दे। पोषण की कमी तब होती है जब शरीर को विटामिन और खनिज जैसे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ऐसी कई स्थितियां हैं जो पोषण की कमी के कारण होती हैं, जैसे कि एनीमिया। शरीर को स्वस्थ रखने और ठीक से काम करने के लिए विटामिन, मिनरल्स की बराबर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जरूरत होती है। हालांकि विटामिन हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी वो पर्याप्त नहीं होता है, एडुकेट नहीं होता है। कुछ लोगों को कुछ विटामिनों की अधिक आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों का सेवन बढ़ाने से लक्षणों और स्थितियों का सामना किया जा सकता है, और जो जो लक्षण दिखता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसफंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसफंक्शन, न्यूट्रिशनल डिसफंक्शन क्या है, पोषण संबंधी विकार। इसका हिंदी में अगर आप अनुवाद करें तो डिसफंक्शन हो गया कि काज करते माने कि सक्षम যখন না হয়, डिसफंक्शन। फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं करे तो उसको डिसफंक्शन कहेंगे। तो पोषण संबंधी विकार वे बीमारियां हैं जो तब होती हैं जब किसी व्यक्ति के आहार में स्वस्थ कामकाज के लिए सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं, या जब कोई व्यक्ति भोजन से पोषक तत्वों को सही ढंग से एब्जॉर्प्शन या अवशोषित नहीं कर पाता है। पोषण संबंधी गड़बड़ी, अल्प पोषण, अति पोषण माने कि अंडर न्यूट्रिशन किंबा ओवर न्यूट्रिशन और बैलेंस भावे न्यूट्रिशन ना হওয়ার জন্য হতে পারে, যেটাকে বলে न्यूट्रिशनल डिसफंक्शन। क्या क्या मैंने बताया, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और इनकरेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों ही गड़बड़ है, कम होना, अतिरिक्त हो जाना या फिर बैलेंस का ना होना, ये तीनों ही मतलब डिसफंक्शन है। और डिसफंक्शन से क्या होता है, डिसफंक्शन से और ये तीनों चीजें मिलकर क्या चीज की जिम्मेदारी करती हैं, व्हाट डज न्यूट्रिशनल डिप्लेशन, डेफिशिएंसी एंड डिसफंक्शन काउज। पोषण संबंधी कमी और अकार्यशीलता का क्या कारण है। पोषक तत्वों के बिना शरीर लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो कि बहुत बड़ी होती है और ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, आरबीसी, यस और नो, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो जब वो हमारे शरीर में पोषण संबंधी कमी की वजह से वो अपना काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। इसके वजह से क्या क्या होता है हमारे शरीर में, फैटिग्यू माने लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ता है, थकावट, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, ये भी शामिल हो सकता है।
लेकिन कहीं कहीं जगह पे देखा जाता है कि बाहर से गोली या इंजेक्शन लेके उसको कम किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन को थोड़ा मैं कम करता हूं कि कोई भी दवा जब आप लेते हैं, कोई भी दवा जब आप मुंह से लेते हैं, या तो आप मुंह से लेते हैं या फिर इंजेक्शन के द्वारा आप लेते हैं, या तो ओरल या फिर इंजेक्ट किया जाता है। कभी भी आपने ये सोचा कि दवा जो अंदर गया वो क्या काम कर रहा है? दवा को कैसे पता कि कहाँ घूम के जाना है, कहाँ जाकर ठीकना है? सपोज आपका जोड़ों का दर्द है, दवा ये कैसे जानेगा कि जोड़ों का दर्द को ठीक करना है? ये समझने वाली बात है। हाउ डज मेडिसिन वर्क्स? मेडिसिन यू कंज्यूम इन टू वेज, आइदर यू ओरली टेक इट और यू इंजेक्ट इट। But orally when you take it or inject it, then how does it work in the body? छोटी सी गोली भी बहुत बड़ा असर करती है, और कभी कभी इसका एडवर्स रिएक्शन भी होता है हमारे शरीर में। भोजन वे सभी आवश्यक पदार्थ होते हैं जिसे ग्रहण करने से किसी जीव की रचना तथा टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि का कार्य करते हैं। বাংলাতে বললে পরে বাইরে থেকে গ্রহণ করে যা জীবদেহে তাপ বৃদ্ধি, শক্তি, চলন, গমন, রেচন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে তাকে আমরা খাদ্য বলি। এটা হচ্ছে খাদ্যর একটা পরিভাষা। বাট রিয়েলিটি में क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इज गोइंग थ्रू द माउथ इज फूड फॉर द बॉडी, इजंट इट? अच्छा, इसके बारे में एक छोटा सा मैं डायग्राम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि खाने का जो हम लोग निवाला जब लेते हैं तो वो यस ओके देखिए, यहाँ पे ज्यादा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा टच करना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। क्योंकि ये जो चैनल बनता है मुंह से फिर माउथ, माउथ से स्टोमैक, स्टोमैक से इंटेस्टाइन, उससे फिर लीवर, लीवर से फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब लीवर तय करेगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीवर क्या है? स्किन के बाद हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे कहते हैं ना वो 2.5 किलो का हाथ, तो 2.5 किलो का हाथ तो यहाँ पे नहीं, 2.5 किलो का हमारे पास क्या है? लीवर है। एक एडल्ट के बॉडी में एक लीवर का वजन तकरीबन 2.5 किलो का होता है। तो कभी कभी लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का दूसरा दिमाग, क्योंकि कभी कभी ये दिमाग से पूछे बिना भी खुद डिसीजन लेता है कि बॉडी को कैसे चलना चाहिए। लीवर की कोई बीमारी हो तो वो जल्दी ठीक हो जाती है अगर ट्रीटमेंट सही समय से और सही तरीके से हो। लीवर इज द गेटकीपर ऑफ द बॉडी। अगर आप पॉइजन भी खाते हैं, अगर इनटेक हमारा पॉइजन भी गलत तरीके से हो गया, तो लीवर यह तय करेगा कि उसे हम आगे जाने देंगे या नहीं। आपका इनटेक पॉइजन या नॉन फूड, कभी कभी जो अपाच्य भोजन, मतलब जो हमारे शरीर के, वो क्या होता है? हमारे शरीर से लूज मोशन या वोमिट के माध्यम से बाहर जाता है। ये कोई गलत चीज नहीं है। वो शरीर क्या किया? टॉक्सिन होगा शरीर में, उसे शरीर ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि लीवर वहां पे पहरेदार का काम कर रहा है, वो भीतर में नहीं आने दे रहा है। तो दिस इज नो प्रॉब्लम। आपने घर में जैसे कि मान लीजिए कि एक गेट कीपर आपने घर में रखा, और ये ठीक किया कि ये जो मेरे गेट कीपर को आपने अपना लिस्ट दे दिया, ये सारे मेंबर है, इसे आप आने देंगे, और उनके एक पहचान पत्र दे दिया, और बाकी लोगों को आप आने नहीं देंगे। तो गेट कीपर क्या करेगा? मैच करेगा जब लोग आएंगे, और फिर भीतर आने देगा। ये सुन लो, समझ में आ रही है मेरी बात? सभी को थोड़ा इशारा कीजिएगा। तो यही सिस्टम है हमारे लीवर का। वास्तव में रियलिटी में क्या है कि मानव शरीर, हमारा जो शरीर है और ये जो पृथ्वी है, धरातल है, दोनों में कई जुड़ी हुई प्रणालियां हैं, ओके, जो जीवन का समर्थन करती है। जैसे कि श्वसन, श्वास लेते हैं, हजम करते हैं, प्रजनन होता है, इसके बाद क्या? मस्कुलो स्केलेटल, उसके बाद तंत्रिका और प्रतिरक्षा प्रणाली, ये सभी मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रह की स्थिरता और हमारा जो प्लैनेट है वो वायु, जल, भूमि और जीवन के प्रणालियों के संतुलन पर निर्भर करता है। जब से कुदरत बनी है, इंसान और प्रकृति का रिश्ता कैसा है? नट और बोल्ट के जैसे। ओके, नेचर और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों कैसे हैं? नट और बोल्ट के जैसे। हम दोनों एक ही हैं। नेचर की जो फोटोग्राफ्स है वो लीवर के पास सेव्ड है। ओके, बच्चा जब माँ के पेट पे आता है तो माँ भी वही खाती है, तो ऑलरेडी ये एक ह्यूमन बीइंग, ये फोटो क्या कहाँ पे सेव है? लीवर के पास ये फोटोग्राफ सेव है। ओके, तो जब हम दवा की बात करते हैं, स्पेशली हम अगर एलोपैथी की बात करें, ये कितनी साल पुरानी है? 100 साल, 200 साल, 500 साल? ये सुनो,
तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो क्या है, वो बॉडी के लिए एक एलियन का काम करता है। ओके, मेडिसिन एलोपैथी स्पेशली वो एलियन का काम करता है। मेडिसिन कुछ वनस्पति का लुक लाइक हो सकता है, लेकिन वो फूड नहीं है, वो क्या है, सिंथेटिक है। ओके, फिर इंसान उसमें अपना दिमाग लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉर्मेसिस या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। देखिए, ये नेचर के साथ हम लोग का जो जुड़ाव है, ये नेचर और इंसान, इसके बारे में बता दिया। और इंसान कहाँ पे दिमाग लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉर्मेसिस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, टॉक्सिक। देखिए, अगर आपको क्लैरिटी और ज्यादा चाहिए तो इसके बारे में आप और अध्ययन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको हम देते हैं, दिखाना चाहेंगे और भी क्लैरिटी के लिए। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे एक आ रहा है, जैसे कि एक ट्रैफिक सेट किया गया और वहां पे बोला गया कि एक एक गाड़ी चेक कीजिए, क्योंकि गाड़ी में कुछ चोरी का सामान है। ओके, तो ट्रैफिक क्या हुआ, वहां पे सेट किया गया और ट्रैफिक में हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। देखिए, अभी क्या किया, चोर का जो दिमाग है वो ये समझा कि यहाँ पे तो ट्रैफिक मजबूत है और वो एक एक गाड़ी चेक कर रहा है। उन्होंने क्या किया, अपना गाड़ी का पावर बढ़ा दिया, 2 गाड़ी कर दिया। अब 2 गाड़ी कर दिया तो फिर ट्रैफिक पुलिस क्या किया, देखा कि वो अपना पावर बढ़ा रहा है, यहाँ तो 50% चेकअप नहीं हो रहा, 50% जा रहा है, तो वो भी अपना क्या किया, अपना फोर्स को बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, जो चोरी का जो चीज था वो क्या रुक गया। इस तरह से क्या हुआ, एक तरफ मतलब आप बात को समझिए कि चोरी का चीज पास करना है, वहां पे ट्रैफिक खड़ा है, एक एक गाड़ी जब चेक कर रहा था तो आराम से पकड़ा जाता है। तो चोर ने क्या किया, अपना दिमाग लगा के ट्रैफिक को बढ़ा दिया। तो हमारे बॉडी में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम नींद की गोली लेते हैं, हमें नींद आती है, बीपी की गोली लेते हैं तो बीपी नॉर्मल रहता है, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो शुगर नॉर्मल रहता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर तो जा रहा है, लीवर रोक तो नहीं रहा है, फिर वो बॉडी के अंदर कैसे असर कर रहा है। इसके लिए ये जो टेक्निक जो साइंटिस्ट के द्वारा जो डिस्कवर किया गया, इसे कहते हैं हम लोग, वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। तो लीवर वर्क्स लाइक सेम एज ट्रैफिक पुलिस, बट thief is very clever, he increases more traffic। वो क्या करता है, और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ाता है और हमारे बॉडी में जैसे कि चोर के रास्ते से जैसे बोलते हैं ना कि चीजों को भेजता है, उस तरीके से मेडिसिन, इसे हम लोग डॉक्टरी भाषा में कहते हैं हाफ लाइफ डोज, यानी कि 50% लीवर रोकता है और 50% क्या होता है, बॉडी इंटेक करता है। ओके, तो जितनी दवा रोकने की कैपेसिटी आपके लीवर के पास है, उससे डबल दवा आपको दी जाती है। 50% रोकेगा ट्रैफिक पुलिस के जैसे, और 50% जो छूट गया है वो आपके शरीर पर असर कर रहा है। तो जितनी दवाई आपके शरीर पर असर कर रही है, असल में आप उससे दुगनी दवा ले रहे हैं। ये एक चालाकी की तरह है। कुछ समय में लीवर समझ जाता है कि यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, उसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, उसे देख नहीं पा रहा हूं। फिर लीवर क्या करता है, अपना कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब ये कैपेसिटी बढ़ता है तब आप देखिएगा कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि हम बीपी की दवा तो ले रहे हैं, लेकिन बीपी मेरा नॉर्मल नहीं हो रहा है। हम अमुक चीज की दवा ले रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऐसा हमने सुना है ना, ये सुन लो, ये बहुत सारे केस में ऐसा होता है। स्लीपिंग पिल्स में बोलिए, बीपी बोलिए, डायबिटीज बोलिए, पेन किलर्स बोलिए, सेम थिंग हैपन, सेम थिंग। क्योंकि एक समय के बाद वो दवा का असर कम हो जाता है, उस दवा को रिएक्शन मतलब बॉडी नहीं ले पाता। क्यों? लीवर ने अपना मजबूती बढ़ा दिया, लीवर ने अपना ट्रैफिक पुलिस जो गार्ड है उसको और बढ़ा दिया। एक बात याद रखिए कि हमारी बॉडी, जैसे कि कुछ स्लाइड पहले मैंने दिखाया, हमारी जो बॉडी है, इंसान का जो शरीर है, वो मेडिसिन के लिए नहीं बना है। आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन एंड केमिकल्स, ये सुनो। रैदर हमारी बॉडी इस तरह बनी है कि जब कोई केमिकल हम लें तो उसे प्रोटेस्ट कर पाए। लीवर दवा से लड़ते लड़ते या तो फेल हो जाएगा, या फिर इतनी मजबूती से स्टैंड ले लेगा कि कोई केमिकल, कितनी भी दवा आप ले लो, भेजना ही नहीं है अंदर। आपने देखा होगा ना कि डायबिटीज का कोई पेशेंट होता है, मैं कितनी भी दवा लेता हूँ, ब्लड शुगर 300 के ऊपर ही रहती है, नॉर्मल नहीं होता है। क्योंकि वो जो गेट कीपर है वो स्ट्रांग है, वो चोर को अंदर आने नहीं देता है। फिर चोर के पास एक रास्ता है, वो सीधे दरवाजे से नहीं आएगा, वो पीछे के दरवाजे से आएगा। ओके, और खिड़की से जंप करेगा गेट कीपर की नजर को बचाते हुए। ठीक वैसे ही क्या होता है,
डॉक्टर का बिहेवियर वैसे ही हो जाता है, वो देखते हैं कि लीवर तो दवा जो मुंह से लेगा वो उसके तो रोक देगा, तो वो चोरी वाला रास्ता, यानी कि इंसुलिन का इंजेक्शन बॉडी को दिया जाता है। ओके, इंजेक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो चोर रास्ते से आता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। कभी आपने सोचा है कि इंसुलिन को हम पी क्यों नहीं लेते? ब्लड शुगर जो बढ़ता है उससे भी डेंजरस है वो इंसुलिन की जो दवा हम लोग इंटेक करते हैं हमारे बॉडी में जो जाता है। बाईपास से एंट्री लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसका आकलन काफी ज्यादा डरावना है। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं और जिसकी वजह से कभी कभी ज्यादा मेडिसिन इंटेक और इसकी वजह से हमारे शरीर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है और समय दर समय क्या होता है, एक घटना के साथ मैं इस चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ चीजों का शेयर किया। अभी जो आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा है, एक माँ और एक बच्चे का फोटो है, सबको देख पा रहे हैं? ओके, एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ क्योंकि ये जो माँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये माँ एक जानी मानी अभिनेत्री, एक मॉडल का काम करती थी और गलत खान पान, गलत जीवन शैली की वजह से इनका वजन भी बढ़ गया था और वजन कमाने के लिए और बहुत सारे चीजों को अपना जो आइडियल शेप पे आने के लिए इनका खान पान इनको मेडिसिन का इंटेक दिया गया। ये है उनकी फोटो, इनका नाम है जोएन ह्यूज और 1936 में इनका जन्म हुआ, लेकिन बहुत ही कम उम्र में, मात्र 39 साल की उम्र में दवाओं के ओवरडोज की वजह से 27 अप्रैल 1975 को इनका दर्दनाक मौत हुआ। रीजन ऑफ डेथ क्या पाया गया? ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। देखिए यहाँ पे हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर की रचना दवा खाने के लिए नहीं बनी है। क्यों ये चीजें हुई, उस चीजों की मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अभी जो पिक आपके सामने आ रहा है, अभी जो छोटा बच्चा आपको नजर आया था, ये बच्चा जब माँ की मौत हुई तो अभी इस बच्चे की उम्र थी मात्र 16 साल। तो उन्होंने देखा कि जब वो केवल 18 वर्ष के थे तब उनकी 18 साल के थे, तो उनकी माँ, जिनका नाम जोएन ह्यूज, जो डॉक्टर द्वारा बताई गई आहार गोलियों के आकस्मिक ओवरडोज के कारण जिनका देहांत हुआ, तो उनके जीवन पे, इस बच्चे के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा क्योंकि उनकी माँ हमेशा अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर चिंतित रहती थी। यही वजह थी कि उनको मेडिसिन का जो डोज मिला तो उनके गलत इंटेक की वजह से या जो भी हो वो उनके मौत का कारण बनी। तो इस बच्चे ने तय किया कि अगर मेरी माँ के साथ ऐसा घटना हो सकता है तो और घरों में क्या चीजें होंगी, क्योंकि वो एक अच्छे जगह पे इस्टेब्लिश थे, बहुत टॉप क्वालिटी के डॉक्टर्स भी थे वहां पे, लेकिन कुछ भी करते हुए वो अपनी माँ को बचा नहीं पाए। तो उन्होंने देखा कि ये आकस्मिक मौत का कारण क्या है? गलत खान पान, कुपोषण और शरीर में बढ़ता हुआ वजन। तो उन्होंने तय किया कि इस चीज को अभी कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, क्या करने पर मेरे साथ जो घटना घटी और लोगों के साथ ना हो। ये करते करते उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारा चीजों का पता किया, जैसे कि हमारे शरीर में पर्याप्त विटामिन डी की जरूरत है और हम पोषक तत्वों की कमी और कमी की शिथिलता को कैसे दूर कर सकते हैं। पर्याप्त विटामिन डी, स्वस्थ वसा और ओमेगा 3 और प्रॉपर तरीके से हम लोग फाइबर इंटेक करेंगे। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग बढ़ावा देंगे। दुबला और जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो अतिरिक्त प्रोटीन वाला खाना है उसको हम लोग लेंगे। मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का हम लोग सेवन करेंगे और कैल्शियम युक्त जो भोजन है उसे हम लोग इंटेक करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने कहा और बाजार से लाकर आपने इन चीजों को लेकर आए, क्योंकि मिलावटी के दौर पे क्वालिटी की आशा ना करें। मिलावटी के दौर पे क्वालिटी की आशा ना करें। ये चीजें होने से ही हम फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहर जो खाना है वो क्या शुद्ध है? नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, इस खाने को क्वालिटी बनाने के लिए कोशिकीय आहार, क्योंकि हमारे शरीर की जो रचना है वो कोशिका से होती है, हम लोग सब जानते हैं। कोशिका से क्या बनता है? शरीर का ऊतक बनता है, ऊतक से हमारे शरीर का अंग बनता है, अंग से क्या होता है? पूरा सिस्टम बनता है, सिस्टम से एक इंसान का शरीर बनता है। सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स सिस्टम, सिस्टम मेक्स होल बॉडी। तो अगर हम सेल को सही रख पाए तो धीरे धीरे पूरा जो चेन सिस्टम है ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसे हम लोग कहते हैं सेलुलर साइंस, सीड टू फीड, मतलब कोशिकीय आहार, बोने से खाने तक, सीड टू फीड। इसके बारे में
उन्होंने और भी इस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बहुत सारे, जैसे कि ये जो साइंटिफिक लीडरशिप आप देख पा रहे हैं, वैज्ञानिक नेतृत्व जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, पोषण और वैज्ञानिक सलाहकारों की एक विश्व प्रसिद्ध टीम हमारे उत्पाद विकास और परीक्षण कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करती है और उनमें भाग लेती है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी जो उत्पाद है, जो उत्पाद मतलब क्या, इंसान शरीर के लिए जो खाना है वो उच्चतम गुणवत्ता वाले हो, उनमें सर्वोत्तम सामग्री शामिल हो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर फाइबर, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फैट, सारा कुछ उसमें बैलेंस हो, और दुनिया के शीर्ष नवीन जो पोषण अनुसंधान है उसे भी ये प्रायोजित करता है। अभी यहाँ पे आप देखिए बोटानिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है, ये 12 समर्पित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना जीना यहाँ मरना, यहाँ जो कहते हैं ना समर्पित वैज्ञानिक है, वो अपना पूरा जिंदगी खपा दिए हैं, लगा दिए हैं इसको और भी रिसर्च करने में कि कैसे चीजों को और बेहतर से बेहतरीन किया जाए। तो 12 डेडिकेटेड साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे कठिन रिगर्स टेस्टिंग मेथड्स, बहुत सारे कठिन परीक्षण तरीकों से इसको पास किया जाता है, जिससे कि कहीं पे कोई त्रुटि ना हो, और जैसे कि कोई माँ के साथ दूसरा ये घटना ना हो, किसी के भी साथ कोई इस तरह का घटना ना हो, इसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए और डे बाय डे क्वालिटी को एनहांस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अप्रूव्ड बोटानिकल इन्फ्यूज्ड इनटू आवर प्रोडक्ट्स, हमारे उत्पादों में स्वीकृत वनस्पति शामिल है, और सैकड़ों मतलब hundreds of botanical ingredients reviewed periodically, सैकड़ों वनस्पति सामग्रियों की समय समय पर समीक्षा की जाती है। इसके बाद जो चीज आके तैयार होता है, ये देखिए टेस्टिंग आफ्टर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, ये जो उत्पाद हम तक आता है, जो ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, उसका भी टेम्परेचर कंट्रोल करके हम तक आता है, उसका भी टेम्परेचर कंट्रोल करके, जिससे कि वो खाना जो है वो नष्ट ना हो, उस टेम्परेचर में, उसका तापमान में, सही तापमान में उसका जो क्वालिटी वो बरकरार रहे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यस, इसके बाद हमारे पास ये चीज आया, और इसके बाद बहुत सारे रिजल्ट बनना शुरू हुआ, क्योंकि ये वो मैजिकल ग्लास है, वो जीवनदानी प्रोग्राम का वो प्रसाद है, जिसे ग्रहण करने पर हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वो पूरी होती है। पूर्ण मतलब जो होलिस्टिक प्रोग्राम और हेल्थ का जो मेन एक्टर है, जो एक्ट्रेस है, वो ये है। ओके, क्योंकि इसके बिना हम लोग सब अधूरे रहते हैं। शायद मैं भी आज 3-4 मेडिसिन इंटेक कर रहा होता, क्योंकि ये वो सारा कुछ है जिसमें शुद्ध सात्विक पौष्टिक कोशिकीय विज्ञान के हिसाब से सारे गुण इसमें संपन्न है। इस आहार में प्रॉपर विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे शरीर को चाहिए, और कम कैलोरी वाला। पहले हम लोग थाली में खाते थे, अभी हम लोग ग्लास में खाते हैं। क्यों? थाली वाला कैलोरी ज्यादा था, पेट भरता था, पेट बाहर भी निकलता था। अभी ग्लास वाला खाना खा के बॉडी भी एकदम ग्लास जैसा फिगर। तो ये, और इसके बाद ये सेलुलर साइंस टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनल न्यूट्रिशन नीड्स, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन नीड के हिसाब से। और ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कि 40% हमारे शरीर की दैनिक जरूरत क्या है। दैनिक मतलब डेली, रोजाना, प्रतिदिन 1 তারিখ থেকে নিয়ে 1 জানুয়ারি থেকে নিয়ে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের শরীরে কি কি দরকার ডেলি? 40% কার্বোহাইড্রেট, 30% ফ্যাট, 25% ফাইবার, ওমেগা 3 দরকার, ভিটামিনস এন্ড মিনারেলস দরকার, হাইড্রেশন দরকার, প্রপার রেস্ট দরকার, 20% এক্সারসাইজ দরকার। আর এগুলোর পিছনে সবথেকে বড় এই প্রোগ্রামটা কেন? এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? কোচ, 100% ফলো আপ। কেন? উইদাউট ফলো আপ আমাদের রেজাল্ট হবে না। क्यों? परिवर्तन थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले, अभी जो यहाँ पे आने के पहले मैं अपना रिजल्ट थोड़ा मतलब बता दूं कि मैं भी इस प्रोग्राम में आके खुद को बदला। और ये पहले का फोटो है। इस प्रोग्राम में आने के पहले आई वाज 82 kg ओवरवेट, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरा वजन ज्यादा हो रहा है। गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, ये सारा समस्या था। और बिजनेस बैकग्राउंड होने की वजह से अपने काम भी कर रहा था, लेकिन उस काम को एनर्जी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा था। काफी ज्यादा चाय का इंटेक करना शुरू कर दिया था। मतलब धीरे धीरे लाइफस्टाइल खराब होते जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे अपना गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम से बाहर आया। अभी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अब आज के डेट में नहीं है, और एनर्जी लेवल पहले से काफी ज्यादा बेटर हुआ है। और पहले जो समस्या थी नींद की, 10 बजते बजते आज के डेट में नींद आ जाती है। सुबह के 4 बजे विदाउट एनी अलार्म नींद खुल जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 3 बजे 4 बजे सोने जाते थे। अभी जिस टाइम में सोने जाते थे उस टाइम में नींद खुल जाती है। उल्टा हो गया। तो बेटर स्लीप देन बिफोर। और
वर्क प्रोडक्टिविटी पहले से भी काफी ज्यादा, एज तो बढ़ रहा है लेकिन फील लाइक 25, अभी लग रहा है कि कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या फिर उस तरह का एनर्जी फील कर रहा हूँ। और ओवरऑल इस प्रोग्राम से मैंने अपना अमेजिंग 14 kg जिद्दी चर्बी यहाँ से जो अपना रिड्यूस किया, और अपना वेस्ट लाइन 36 का था वो 32 का हुआ, और अभी आइडियल वेट मेंटेन कर रहा हूँ। और मेडिसिन फ्री लाइफ, सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन फ्री लाइफ इंटेक कर रहा हूँ, और इसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा यहाँ पे जितने सारे कोचेस हैं, ये जो होलिस्टिक प्रोग्राम, ये जादू नगरी, ये जीवनदायिनी प्रोग्राम, और यहाँ पे सर मैम, क्योंकि जिनके ना रहने पे शायद ये प्रोग्राम हम लोग को मिल पाना असंभव होता। तो थैंक यू सो मच। अभी का जो सेशन था, अभी मैं यहीं पे अपना संक्षेप करना चाहूंगा, और हमारे माननीय सर मैडम के पास मैं देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर।